तब कैसे हैं सब लोग? मस्त होंगे। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है। ये चिन्ह परिपाटी की हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में चिन्ह परिपाटी का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब भी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो वस्तु रखी गई है वो वस्तु की जो दूरी है उसको कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, या जो उससे इमेज बन रहा है, जो उससे प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब की दूरी को हम कब पॉजिटिव लेंगे, जो वस्तु की ऊंचाई जो लंबाई है उसको कब पॉजिटिव लेंगे, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई को कब धनात्मक या कब ऋणात्मक, ये हम लोग कब इसको लेंगे, उसको समझने के लिए हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये साइन कन्वेंशन क्या होता है। सुने होंगे जरूर इसको, कुछ लोग पढ़े भी होंगे। नहीं सर हम तो पढ़े, हाँ ठीक है, कुछ लोग पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े भी हैं उन दोनों के लिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। जो पढ़े हैं थोड़ा सा उनको ही मौका दें, जो नहीं पढ़े हैं तो समझते हैं, हो सकता है जो पढ़े हैं उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर हम इसको समझते हैं तो इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उसको हम बहुत इजीली कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी वस्तु की दूरी दिया होगा तो कब वस्तु की दूरी को धनात्मक लेना है, कब प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है, ये सब कैसे लिया जाता है, तो इसको समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये सब बातें बहुत आसान भी है, केवल इसको एक बार ध्यान से देखें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेते हैं। बस सिंपल सा है, एक हम यहाँ पर अगर एक डायग्राम बनाएं, जैसे सपोज करें कि एक दर्पण है, ये दर्पण हम यहाँ बना रहे हैं एक मिरर। हम जानते हैं कि एक मिरर ये इसका मुख्य अक्ष होता है और यहाँ पे क्या है, ये पोल है यहाँ पे, ठीक है। पोल एक दर्पण है, चाहे ये दर्पण हो चाहे कन्वेक्स हो, तो कनकेव है। यहाँ पर एक लाइन यहाँ लिखा गया है कि जितनी, एक लाइन पहले ये बात याद रखें कि जितनी भी दूरियां हैं वो सारी डिस्टेंस कहाँ से मापी जाएंगी, इस पोल से, इस ध्रुव से मापी जाएंगी। ये जो पोल है इस पोल से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को एकदम पहले इसको अपने दिमाग में बैठा देंगे, सारी दूरी को हम लोग पोल से ही शुरू करेंगे मापना, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि जब इस पोल से जो दूरियां मापी जाएंगी, अच्छा किस दूरी को हमको यहाँ मापना है, मेनली हमको यहाँ पर जो वस्तु की दूरी होगी, जैसे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यहाँ पर हम लोग वस्तु की दूरी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दिखाएंगे। फिर होगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसको हम लोग वी से दिखाएंगे। और एक होगा फोकस दूरी, इसको हम लोग जानते भी हैं, फोकस दूरी, इसको हम लोग कैसे लेंगे, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो इस दूरी को हम कब पॉजिटिव लेते हैं और कब निगेटिव लेते हैं, कहाँ से मापना है, पोल से, ठीक है। इसमें हम पहला पॉइंट की यहाँ बात करें कि प्रकाश किरण, प्रकाश किरण के चलने की दिशा में मापी गई दूरी या मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक, धनात्मक ली जाती हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव ली जाती हैं। एक लाइन ये याद रखना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि क्या है दूसरी बात, कि जस्ट इसके विपरीत दिशा में अगर हम मापेंगे तो उसको ऋणात्मक लेंगे। लिख सकते हैं किरण के चलने के, किरण के चलने के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरियां नेगेटिव यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक है। एक लाइन दो पॉइंट और लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मापी गई दूरी, दूरी धनात्मक, पॉजिटिव, जबकि नीचे की तरफ मापी गई
कहाँ से नीचे, मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ मापी गई दूरियां, मापी गई दूरी को क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, यानी ऋणात्मक नेगेटिव लेते हैं या नेगेटिव ली जाती है। अच्छा, ये जो बातें यहाँ लिखी गई है, इस बातों को हम यहाँ पर बहुत इजीली समझ लेंगे। कैसे, देखें, यह है मुख्य अक्ष, यह है मुख्य अक्ष, यह है पोल, ठीक है। अच्छा, ऐसे सपोज करें कि कोई एक वस्तु यहाँ पर है, ये कोई एक वस्तु है यहाँ पे, ठीक, ये वस्तु, अगर हम बात करें कि जो वस्तु ए बी है यहाँ पर, ए बी, अगर इसकी दूरी को हमको मापना है तो पहली बात कहाँ से मापेंगे, इसको तो एकदम ध्यान रखना है, कहाँ से, ध्रुव से। तो ध्रुव है, ये पोल है, तो इसकी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, पोल से, पहली बात। अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो प्रकाश की जो किरण होगी, जो लाइट रे होगा, उसका जाने का डायरेक्शन क्या होगा, उसके जाने का डायरेक्शन यही होगा, इधर से लाइट जाएगी ऐसे। ये आपतित प्रकाश की दिशा है, ये प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, ये इसकी दिशा हो गई, किसकी दिशा, किरण के जाने की दिशा, इधर ये किरण ऐसे जा रही है। दूरी को कैसे मापना है, कहाँ से मापना है, पोल से। यहाँ से अगर मापते, यहाँ शुरू करेंगे मापना और मापते मापते इधर आएंगे, ऐसे ना आएंगे। अगर ये वस्तु है तो दूरी मापने के लिए इधर से आएंगे ऐसे, और प्रकाश जा रही है ऐसे, और दूरी मापने के लिए हम आ रहे हैं ऐसे, यही तो हो रहा है। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और यहाँ पर लिखा गया है कि किरण चलने के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को क्या लेते हैं हम, निगेटिव। यानी ये जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव। समझ में आई। तो यानी अगर ये u होगा, ये वस्तु की दूरी को अगर यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान रहे हैं, अगर u, तो u किस में होगा, निगेटिव में। तो ये बात यहाँ लिखी गई है। अगर मान लें कि अगर कोई एक, मान लो यहाँ कोई प्रतिबिंब बन गया, मान लें ऐसे, यहाँ एक प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो अगर इस प्रतिबिंब की दूरी को मापना हो तो कहाँ से मापेंगे, पोल से, पोल से ही तो मापेंगे। और पोल से अगर माप रहे हैं, इस, मान लो ये प्रतिबिंब बना है ऐसे ही, मान लें यहाँ बना है प्रतिबिंब, तो इससे हमको कहाँ से मापना है, उसके दूरी को, ध्रुव से, पोल से। तो पोल से मापने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इधर से, इधर जाना पड़ेगा। और प्रकाश किरण के चलने की दिशा भी क्या थी, यही थी, ऐसे प्रकाश किरण के चलने की दिशा यही थी। और दूरी मापने की भी दिशा क्या है, यही है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश किरण के चलने की दिशा में मापी गई दूरी को हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और एक बात और यहाँ लिखा गया, इसको भी समझ लें। यहाँ पे अभी हम लोग बात किए हैं कि यह जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के अगर हम ऊपर जो भी दूरी मापना होगा हमको, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो सबको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के जो नीचे दूरियां मापी जाएगी उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। जैसे अगर हम पूछें कि इस वस्तु की लंबाई कितनी है, तो जो भी हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में। और इस प्रतिबिंब की भी जो लंबाई होगी वो भी किस में आएगी, पॉजिटिव में, क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष के कहाँ है, ऊपर है। लेकिन अगर प्रतिबिंब यहाँ बना होता, मान लो प्रतिबिंब अगर यहाँ बनता, तो इसकी दूरी को कैसे लेते हैं हम, निगेटिव, क्योंकि मुख्य अक्ष के कहाँ है, नीचे है। तो ये छोटी सी बात रही यहाँ पर कि जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, यानी जो चिन्ह परिपाटी की हम लोग बात करते हैं इसमें, वो चिन्ह परिपाटी कैसे लेते हैं कि सारी दूरियां पोल से मापी जाएंगी। सारी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, पोल से। और प्रकाश किरण के चलने की दिशा में, अगर यहाँ से चलने की दिशा में अगर दूरी मापने के लिए चलते हैं तो पॉजिटिव। और प्रकाश अगर ऐसे जा रही हो और दूरी मापने के लिए हम ऐसे जा रहे हो तो वहाँ पर हम लोग निगेटिव लेंगे। और मुख्य अक्ष के अगर हम लंबवत ऊपर की तरफ दूरी मापने के लिए जाएँ तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाएँ तो निगेटिव। ठीक है, इतनी बातें अपने दिमाग में रखनी है कि अगर प्रकाश किरण के चलने की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, प्रकाश किरण के चलने के विपरीत दिशा में चलेंगे तो निगेटिव। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसको ऐसे ही अपने समझने के लिए थोड़ा नोट कर लें इसको। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और किसकी ऋणात्मक होती है, तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन के अनुसार जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी या उसकी वक्रता त्रिज्या किसकी पॉजिटिव होती है और किसकी निगेटिव होती है। जैसे अगर हम अवतल दर्पण की पहले बात करें, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको अवतल दर्पण के लिए, ये हमारा है अवतल दर्पण, यहाँ एक अवतल दर्पण बनाते हैं, यह है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक है। और यह है इसका मुख्य अक्ष, यह है इसका पोल, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा। अब
इसका यहाँ पे क्या होता है, इस यहाँ है फोकस, यहाँ होता है, यहाँ होता है क्या इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, मान लो ऐसा बना लिया। अब हम इसमें अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अगर यहाँ से देखें अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है, निगेटिव निगेटिव होती है। कैसे, देख लें यहाँ पे कैसे निगेटिव होती है ये। अगर ये फोकस यहाँ है तो फोकस दूरी यही ना होती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, इसी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। और चूँकि फोकस, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो ऑब्जेक्ट तो कहीं रखना होगा तो इधर ही रखना होगा हमको। अगर रखना होगा तो इसके दर्पण के इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ ही तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश किरण है वो ऐसे जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी। अगर दूरी मापना हो तो हम कैसे मापेंगे, इस पोल से शुरू करेंगे और किधर आना पड़ेगा वस्तु के, अगर इधर आना हो हमको तो इधर आना पड़ेगा। और फोकस मान लो अगर हमारा यहाँ है, अगर हमको फोकस दूरी मापना है, यहाँ से ये फोकस दूरी कितनी है, तो कहाँ से मापेंगे, इस पोल से। अब पोल से किधर आना पड़ेगा मापने के लिए, इधर। और प्रकाश किरण कैसे जा रही है, ऐसे, और हम दूरी मापने के लिए ऐसे आ रहा है, तो फोकस दूरी को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो ये याद रखना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। ये अपने दिमाग में जरूर रखना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, निगेटिव। और यहीं से अगर समझ लें कि अगर इसकी वक्रता त्रिज्या की बात कर लें, जो ये हमारा आर है, ये हमारा आर भी क्या होगा, वक्रता जो त्रिज्या है। यहाँ से ऐसे समझ लें कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो भी क्या होगी हमारी, वो भी हमारी निगेटिव ही होगी, क्योंकि ये भी इधर ही है। तो हम, और इसको वक्रता त्रिज्या मापना हो तो हमको इधर आना पड़ेगा। प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और हम इसके विपरीत आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा, आर को भी, आर भी निगेटिव और एफ भी क्या है, निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के लिए हमारा जो फोकस दूरी है वो भी निगेटिव और जो वक्रता त्रिज्या है वो भी निगेटिव। तो यहाँ से एक चीज़ एकदम क्लियर हो गया, इसको अपने दिमाग में रखना है कि फोकस दूरी भी क्या होती है, निगेटिव होती है, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, वो भी निगेटिव होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों बातों को अपने दिमाग में रखना है। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अगर यही हम उत्तल दर्पण की बात कर लें, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, तो यहाँ देख लें उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण जानते होंगे, भूल गए, कन्वेक्स इसको बोलते हैं ना, कन्वेक्स मिरर। इसके लिए अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे एक हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, यह हमारा है कन्वेक्स मिरर, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फोकस किधर हमारा है, ये हमारा है फोकस, और इधर क्या है हमारा वक्रता केंद्र। इसमें ऑब्जेक्ट को किधर रखना होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस जब इधर है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रहेगा, प्रकाश इस पर इधर ही तो पड़ेगा, ऐसे। अगर हम इसके फोकस को मापने के लिए चलते हैं तो कहाँ से मापना पड़ेगा, पोल से, और किधर जाना पड़ेगा मापने के लिए, इधर। और प्रकाश किरण कैसे चल रही है, प्रकाश किरण भी तो ऐसे ही चल रही है, प्रकाश किरण इधर चल रही है और दूरी मापने के लिए भी इधर ही जाना पड़ रहा है। दोनों की दिशा क्या है, सेम है। जब दोनों की दिशा सेम है तो फोकस दूरी कैसे लेना पड़ेगा हमको, पॉजिटिव। यानी जो हमारा उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये बात याद रखना है। और चूंकि इसका जो वक्रता ये है फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को भी किस में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, ये भी तो इधर ही है और प्रकाश भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पर फोकस दूरी भी क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव, और वक्रता त्रिज्या भी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इस बात को याद रखना है कि ये हमारा होता है उत्तल दर्पण और ये हमारा है अवतल दर्पण। इसके लिए जब हम साइन कन्वेंशन की बात किए तो साइन कन्वेंशन में हम देख रहे हैं कि जो कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इतना क्लियर है, इतना नोट करें और इसको याद रखेंगे, साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कि यही जो अभी हम बात किए थे इसके पहले कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है, हम उसकी बात करते हैं, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इतना नोट कर लें, इसको मिटा रहे हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला, या इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
दर्पण सूत्र, जैसे कि गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण की बात हो रही है तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों की बात हो रही है। तो गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किसे दिखा रहे थे, u, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या, v, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या, f, के बीच संबंध को एक सूत्र से दिखाया जाता है, दिखाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। वही क्या होता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, यही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो फॉर्मूला क्या है उसको हम यहाँ बात कर लें। तो ये फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये एक सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये पहले भी सुने होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में। इसका जो डेरिवेशन है वो क्लास 10th के एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन किसी किसी बोर्ड में इसको पूछ लेता है कि इसका डेरिवेशन बताइए। अभी तो इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, देखेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, अगर वहाँ पर देखेंगे अगर ये पूछ रहा होगा तो इसको कर लेंगे। वैसे ये क्लास 12th में है, क्लास 12th में तो इसको पढ़ना है, लेकिन 10th में इसका डेरिवेशन पहले था, अभी नहीं है। अगर ऐसा होता है कि बोर्ड में अगर पूछा जा रहा है तो हम लोग उसको करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ तक नोट करें, यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। ठीक है, इसमें v और u क्या है यहाँ लिखा गया। u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो v क्या है, v की बात करेंगे तो ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और ये जितनी भी डिस्टेंस है ये ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये बात याद रखना, अभी हम लोग इसकी बात किए भी थे। सारे डिस्टेंस को कहाँ मेजर करते हैं, कहाँ से, पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा f होता है वो r/2 के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े थे, जो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, ऐसे भी होता है। यहाँ से इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये अरे जब f की जगह पे r/2 रखेंगे ना, यहाँ पे f की जगह पे r/2 रखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और r कहाँ रह जाएगा, नीचे। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, तो इतना नोट कर लें। इसमें अब हम लोग बात करेंगे कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रेखीय आवर्धन का क्या मतलब है। अभी इसको नोट करें। अभी हम लोग दर्पण सूत्र की बात किए हैं। दर्पण सूत्र पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने। एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो, ये तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी हम लोग लिए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, उसको एक बार रीड करेंगे, और रीड करने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया है, हमको गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद से सलूशन अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले बात करें कि इसमें क्या दिया है, एकदम ध्यान से लिखेंगे, फिर फॉर्मूले पर रख देंगे, आंसर एकदम 100% सही आएगा। दिया है, क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल दर्पण दिया है। चले मान लें हमको फोकस दूरी दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, ये तो 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बात कर रहा है अवतल दर्पण, और अभी हम बात किए हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको किस में लेते हैं हम, निगेटिव में। इसको याद रखना है,
याद रखें कि कनकेव मिरर के लिए यानी अवतल दर्पण के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, फिर से एक बार यहाँ बात करें, अभी बात की है जस्ट इसके पहले, इसके लिए जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए क्या, निगेटिव, इसके लिए निगेटिव और इसके लिए क्या, पॉजिटिव। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, अवतल दर्पण की हो गया। कह रहा है कि उस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी किसकी दूरी दिया गया है, ये वस्तु की दूरी दिया गया। ठीक है, तो ये है वस्तु की दूरी, कितना, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई अवतल दर्पण होगा, उसके जब सामने वस्तु को रखेंगे तो वस्तु की दूरी को किस में लेते हैं हम लोग, निगेटिव में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दें थोड़ा, कि देखो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ठीक, या ये इस तरह से बना लें, ये है उत्तल दर्पण। ठीक, अगर ये ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, इसमें भी वस्तु को इधर रखेंगे हम लोग और इसमें भी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, इधर। ठीक है, और जो वस्तु की जो दूरी होगी उसको हम लोग हमेशा किस में लेते हैं, निगेटिव। इसमें भी जो वस्तु होगी उसकी दूरी किस में, निगेटिव। इसमें भी वस्तु की दूरी इधर ही आना है ना, इसमें भी इधर ही आना है। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, विपरीत दिशा में आना है, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, विपरीत दिशा में आना है। जब विपरीत, मतलब वस्तु की दूरी को हम लोग हमेशा किस में लेंगे, याद रख लो इस बात को, कि वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे, हमेशा निगेटिव में लेंगे। इसको इधर याद रखें साइड में, हमेशा निगेटिव लेंगे। तो ये क्या आ गया, निगेटिव। अब कह रहा है, रखिए, कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, यानी किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। और प्रतिबिंब को किसे दिखाते हैं हम लोग, वी से, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, दर्पण सूत्र लगाते हैं, और हम जानते हैं जो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, 1/v + 1/u = क्या, 1/f। जो दिया गया वो सबको इस पे रख लेते हैं। तो 1/v, v की जगह पर कितना रख लें, v की जगह पता ही नहीं है तो v निकालना है, तो v को v रहने देते हैं, और प्लस 1/u की जगह पर कितना रख लें, -10 = 1/f की जगह पर कितना रख लें, -15। यही है, ठीक है। अब इसको निकालना है, इसको इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इधर = ये इधर चला जाएगा, तो पहले से 1/15 उधर था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10। अब क्या कर लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लें, जैसे यूजुअली जैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड करें 2 टाइम्स -2, इसको जाएगा 3 टाइम्स +3, -2 + 3 1, 1 कितना है, 30। इसको अगर हम यहाँ लिखें इसके बाद, तो 1/v = कितना आ गया, 1/30। और हमको क्या निकालना है, v, तो इसको क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जो भी करें। तो v = कितना आ जाएगा, v = आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब है वो कितना दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक चीज़ और भी यहाँ पे एक क्लियर हो जाएगा, एक चीज़, कि जो v आया है वो प्लस में आया है, प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम एक यहाँ फिगर बना के इसका एक रे डायग्राम बना के दिखाएं, ये हमारा एक अवतल दर्पण, ठीक है, ये है एक अवतल दर्पण, ठीक बेकार है, थोड़ा सा बनाएं, यह है एक अवतल दर्पण, ठीक, ये, और ये रहा मुख्य अक्ष, और इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 15। तो इधर बना लेते हैं, ये 15, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये है इसका फोकस, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी है क्लियर। वस्तु कहाँ रखना है, 10 सेंटीमीटर पे, यानी इधर 15, 10 का इधर ही होगा ना, यहाँ, यानी 10 सेंटीमीटर। यहाँ क्या रखना है, यहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, ध्यान देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को रखना है। और इसके पहले जब हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे तो वहाँ एक बात क्लियर हुआ होगा कि यहाँ वस्तु कहाँ रखी जा रही है, फोकस और पोल के बीच में। और जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण के लिए, कनकेव मिरर के लिए, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहीं इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर ही बनेगा ना, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इमेज इधर बनेगा इसका। ये हम जानते हैं, अगर ये नहीं निकालते फिर भी इसकी सहायता, हम लोग रे डायग्राम सही से पढ़े हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का हम आइडिया हमारे दिमाग में है कि ऑब्जेक्ट को
फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर इसका जो इमेज होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब देखो, जब ये दर्पण के पीछे बना और उसी चीज को हम निकाले हैं तो v हमारा आया कितना है 30 सेंटीमीटर, और सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, ये पोल से। यहाँ से कितना दूर पे बना है इमेज, यहाँ से इमेज बना है हमारा 30 सेंटीमीटर पे। और चूंकि ये 30 जो आया था हमारा पॉजिटिव आया है, और ये भी देखो क्लियर है कि यहाँ से वस्तु जब इधर है, वस्तु को जब यहाँ रखा गया है तो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, और इमेज यहाँ बन गया है तो दूरी मापने के लिए हमको ऐसे जाना है, तो दूरी किस में आएगी, पॉजिटिव में। अभी बात की है इस चीज को, तो ये v का वैल्यू किस में आया है, पॉजिटिव में। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। और जब v पॉजिटिव आया है यानी कहाँ बना है, इमेज कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि जो प्रतिबिंब है उसका गुण बताइए कि कैसा होगा, तो हम गुण भी बता देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो इमेज कैसा होगा, आभासी होगा। अगर मान लो इसी में अगर कह देता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब का गुण भी बताइए, प्रतिबिंब का गुण, तो हम लोग इसको भी बता देते हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। और क्या बता लेते हैं कि आभासी, आभासी एवं क्या होगा, सीधा होगा। आभासी एवं सीधा होगा, ये हमको कहाँ से पता चला, ये हमको इसलिए पता चला कि ये इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। लेकिन इसमें हमको केवल प्रतिबिंब की स्थिति पूछी थी, तो प्रतिबिंब की स्थिति कितना है, 30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये रहा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर हम कर रहे हैं तो उससे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़े हैं, जो भी थ्योरी पढ़े हैं, उसकी रिवीजन भी हो जाती है, और बहुत उसको थोड़ा सा समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम लोग क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग करेंगे। अभी इसके बाद से पहले एक छोटा सा इसमें टॉपिक बचा है जो है रेखीय आवर्धन या मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन का हम लोग उसको बोलते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद से इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आएगा जो होगा हमारा कि जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है उसका उपयोग क्या है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं वो पढ़ लेंगे। तो ये हमारे मिरर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से तब हम लोग इसमें आएंगे, लेंस के बारे में पढ़ना होगा। उसके पहले जैसे ये दर्पण कंप्लीट होता है तो इसके बाद जस्ट हम लोग इस पर जो भी न्यूमेरिकल है थोड़ा उसकी बात करेंगे। उसके बाद से तब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लें। नोट क्या करना है, इसको अपने मन से खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक है रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन क्या होता है, हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं, उस दर्पण में एक टॉपिक आया है जो है हमारा रेखीय आवर्धन। एक्चुअल में रेखीय आवर्धन जो है, अगर हम रेखीय आवर्धन अगर हम निकाल लेते हैं, मैग्नीफिकेशन अगर हम निकाल ले रहे हैं, तो जो उस दर्पण से यानी उस मिरर से जो इमेज बन रहा है, उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, उस इमेज का गुण क्या है, वो हम बता पाएंगे। यानी उस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बताने के लिए हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं। जैसे अभी हमको कोई एक दर्पण दे दे और कहे कि एक वस्तु उस दर्पण से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो उससे जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा। इसको पता करने के लिए हम क्या, अभी हम लोग जब रे डायग्राम पढ़ रहे थे, किरण आरेख बनाए थे, अलग अलग जगह पे वस्तु को रख के उसका इमेज अलग अलग बन रहा था अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे हम लोग बनाने के बाद लिख रहे थे कि इसका इमेज ऐसा है, इसका इमेज ऐसा है। यहाँ पर हमको बनाना नहीं पड़ेगा उस रे डायग्राम को। अगर हम केवल लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं तो उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कैरेक्टरिस्टिक को बता पाएंगे। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें, बस लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालें और जो रेखीय आवर्धन आएगा उसको देख के ये बता देंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बनेगा कि कैसा बनेगा। ये केवल लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने से ही ये पता चल जाएगा। तो एक चीज़ ये समझ गए कि अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, हमारा जो इमेज है, इस इमेज का जो गुण है, उसका जो नेचर है, गुण या ऐसे नेचर लिख लें, इमेज का जो नेचर है उसके बारे में बताएगा कौन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये कैसे निकालते हैं इसको बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लिख लें, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का अनुपात
रेखीय आवर्धन के बराबर होता है या रेखीय आवर्धन कहलाता है, का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन को हम लोग जनरली m से दिखाते हैं, तो रेखीय आवर्धन अर्थात रेखीय आवर्धन m अर्थात जो ऊपर लिखा गया है उसी को हम लोग अगर फॉर्मूले बेस्ड बना के लिखें तो रेखीय आवर्धन m बराबर किसका किसका अनुपात हुआ है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी इसको हम लोग अगर प्रतिबिंब HI लिख दें यानी हाइट ऑफ इमेज, लंबाई लेंथ या हाइट जो भी बोले, तो हाइट ऑफ इमेज अपान वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई उसको क्या लिख दें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे HI अपान HO, तो यानी m इक्वल टू हमारा क्या आया, m इक्वल टू आया HI अपान HO। ये हमारा हुआ रेखीय आवर्धन। यानी अगर हमको रेखीय आवर्धन निकालना हो तो हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक इमेज कितने हाइट का है उसको ऊपर रख लेंगे, ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है उसको नीचे रख लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो m निकल जाएगा। ठीक है, HI और HO, HI क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है यानी हाइट ऑफ इमेज है, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये दोनों चीज़ें दिया गया है तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रेखीय आवर्धन मिल जाएगा। अभी हम लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे कि रेखीय आवर्धन मिल जाएगा तो कैसे हम बता पाएंगे, इमेज का नेचर ये कैसे बताएगा, तो उस चीज़ को अभी वो चीज़ क्लियर होगा। अभी यहाँ तक इसको पहले यहाँ तक समझें, m इक्वल टू HI अपान HO होता है। कभी कभी क्या कोई क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि m निकालने के लिए HI और HO दिया ही नहीं होगा, उसमें HI और HO हमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसा होगा, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर वैसा ही देता है, ये बहुत कम देता है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तब हम रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू माइनस वी अपान यू। यहाँ से हम निकालते हैं रेखीय आवर्धन, अगर हमको निकालना हो तो यहाँ से हम निकालते हैं माइनस वी अपान यू। ये v क्या है जानते हैं, अभी बात की है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है, तो इससे भी निकाला जा सकता है। अगर देखा और इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, m इक्वल टू HI अपान HO इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मतलब कभी कभी इस केवल इतने रिलेशन से भी हमको क्वेश्चन पूछ लेता है, केवल इतने से भी, तो इसको याद रखेंगे। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक बात और होता है कि कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, बहुत छोटे से क्वेश्चन में, कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होगा, रेखीय आवर्धन का मात्रक, अगर इसको मात्रक पूछ ले तो क्या बताएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि ये दोनों लंबाई का अनुपात है, लंबाई का तो अनुपात है, और जो इसका ही मात्रक मीटर या इसका ही मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो रेखीय आवर्धन का जो मात्रक है ये क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो याद रखेंगे मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। कोई पूछेगा इसका मात्रक क्या है, तुम क्या बताएंगे कि इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का क्या है, अनुपात है, क्योंकि लंबाइयों का अनुपात है, इसलिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात का याद रखेंगे। अब एक बात कि ये तो रहा रेखीय आवर्धन के लिए फॉर्मूला ऐसा लिख दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि रेखीय आवर्धन निकालेंगे तो इमेज का नेचर पता चल जाएगा, तो जब हम m अगर निकाल भी लेते हैं तो हम उसके नेचर को कैसे बता पाएंगे कि उसका नेचर कैसा होगा, इमेज का जो प्रतिबिंब होगा उसकी जो उसका जो प्रकृति है वो कैसी होगी। तो उसको हम थोड़ा समझते हैं कि कैसे उस चीज़ को बताएंगे। पहले इतना नोट कर लें, इसको मिटा रहे हैं, फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं कि नेचर कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हम अब इसको थोड़ा समझें कि कैसे हम प्रतिबिंब के नेचर को बताएंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ बात की है कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो हमारा होता है HI अपान HO। ठीक है, HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे पहली बात कुछ चीज़ें याद कर, पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखते हैं, आप उसको लिखें, फिर हम लोग एक एक करके उसको समझते हैं। जैसे पहला है, अगर m का मान अगर पॉजिटिव आ गया,
m का मान अगर हमको पॉजिटिव मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो इस केस में जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। अगर m का मान पॉजिटिव मिल गया तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब हमारा होगा वो आभासी एवं सीधा होगा। क्लियर है? इतना पहले याद रखें। दूसरी बात, पहला ये नोट कर, इसको नोट बना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरी बात, अगर m का मान अगर निगेटिव मिल जाता है तो जस्ट क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक एवं उल्टा लिखते हैं ना, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, ये दो बातें तो ये क्लियर रखनी है कि अगर m का मान पॉजिटिव मिल गया तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। और प्रतिबिंब अगर वास्तविक और उल्टा बनता है, इसका मतलब हमारा m का मान कितना आ रहा होगा? नेगेटिव। अब इन दोनों को ही पहले हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि कैसे अगर m पॉजिटिव होगा तो आभासी एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, m नेगेटिव होगा तो कैसे प्रतिबिंब हमारा वास्तविक एवं उल्टा होगा। इसको समझें। जैसे अगर एक हम यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण बनाए, एक कनकेव मिरर, ठीक, कन्वेक्स बना के देख लेते हैं। अगर ये कन्वेक्स मिरर की यहाँ बात कर लें, ठीक, यहाँ पे ऐसे मान लो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका जो इमेज है मान लें यहाँ बन गया है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है, ये इमेज बना है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर वस्तु यहाँ है तो उसका इमेज यहाँ उल्टा बन रहा है। अगर ये उल्टा बन रहा है, ये तो क्लियर है कि इसके लिए जो m का मान है वो किस में आना चाहिए? अगर उल्टा बन रहा है तो m का मान क्या आना चाहिए? निगेटिव। और देखें क्या निगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो देखो अभी हम लोग बात किए जब m का, तो m के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? HI/HO, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां क्या? पॉजिटिव। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या होगा हमारा? नीचे वाला हमारा पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, लंबवत नीचे, तो ये क्या आएगा? ये आएगा निगेटिव। और ये जब निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी नंबर होगा, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, जो भी नंबर हो, और यहाँ पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमको किस में मिलेगा? m का मान हमको किस में मिलेगा? निगेटिव ही तो मिलेगा। यहाँ पे देखें, सॉल्व करेंगे तो निगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि m का मान अगर निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक का उल्टा होगा। देख रहे हैं कि वास्तविक का उल्टा ही है। प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। और कैसा बना है? उल्टा। और ये भी हम कई बार बता चुके हैं, बार बार ये बात बता रहे हैं कि जब भी वास्तविक है तो उल्टा होगा, अगर उल्टा है तो वास्तविक ही होगा वो। ये दोनों चीजें एक साथ ही आती हैं हमेशा, ये दोनों एक साथ आती हैं। अब जैसे इसमें देख लें, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, हम जानते हैं कि इसका इमेज यही बनता है ना, फोकस, यह है फोकस और यह है पोल। उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। अब देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज, यही होता है। इसके लिए अगर m का मान निकालें तो क्या होगा? ए भी प्लस में और ए भी प्लस में, तो यानी ए भी प्लस में आएगा और HO वाला ए भी क्या होगा? प्लस में। तो m का मान यहाँ से हमेशा हमको क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो एक चीज बात ध्यान रखना है, अभी हम इसको लिखेंगे भी आगे, कि उत्तल दर्पण के लिए जो m का मान होता है वो हमेशा ही प्लस होता है। इस केस में चेंज होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन इस केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे? अरे इसका जो इमेज है वो हमेशा ऊपर ही बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है प्रतिबिंब। किसके लिए? उत्तल के लिए। लेकिन अवतल के लिए हम जानते हैं कि 5 केस में उल्टा बनता है और एक केस में सीधा भी बनता है। तो जब सीधा बनेगा तो m का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब अवतल दर्पण होगा तो इसके लिए जो m का मान है, चाहे तो यहीं पे लिख लेते हैं कि जो इसके लिए जो m का मान है वो क्या हो सकता है? इसके लिए m का मान निगेटिव भी होगा और इसके लिए m का मान पॉजिटिव भी होगा। कब पॉजिटिव? कब होगा? जब इमेज यहाँ बनेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। फिलहाल अभी बाद में उसको हम लिख लेंगे, लेकिन ये तो क्लियर हो गया होगा कि m का मान पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, तो उसके हिसाब से उस जो प्रतिबिंब है उसका नेचर ऐसे हम बता सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं एक चीज और। ये तो हुआ कि वास्तविक आभासी उल्टा सीधा हम पता कर लिए, लेकिन एक बात ये कैसे हम पता करेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है? यही एक तो चीज पता करना है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है। कौन? इमेज।
तो देख लेते हैं कैसे उसको पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर m के मान को पता करेंगे कि m का मान कितना आ रहा है। अब हम इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसमें दिशा नहीं देख रहे हैं, मतलब उसमें हम साइन नहीं देख रहे हैं, केवल उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आंकिक जो नंबर आएगा उसकी बात कर रहे हैं। अगर m का मान मान लो कि अगर 1 से बड़ा आ जाए, या एक बात और कर रहे हैं, अगर m का मान या तो 1 से छोटा आ जाए, एक बात और कर लेते हैं, या तो m का मान 1 के बराबर हो जाए। यही 3 चीजें हो सकती हैं। m को अगर हम सॉल्व करते हैं, m को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो m का मान हमको क्या क्या मिल सकता है। m का मान हमको 1 से बड़ा मिल सकता है, m का मान हमको 1 से छोटा मिल सकता है, और m का मान हमको 1 के बराबर मिल सकता है। ये 3 केस होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब m का मान 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो m का मान, अब खुद से सोच के देखें कि m का मान बड़ा कब आएगा। यही ना m है, ये m बड़ा कब आएगा, यहाँ पे समझें, ये m बड़ा तभी होगा जब ये बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तभी नहीं, इससे भाग देंगे तो m का मान 1 से बड़ा होगा। यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, ये छोटा सा मैथ्स है। अगर ये यहाँ छोटा सा एक मैथ है कि अगर m के मान को अगर हमको बड़ा लाना है, तो बड़ा लाने के लिए इन दोनों में किसको बड़ा करना पड़ेगा, hi को बड़ा करना पड़ेगा, और इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी तो भाग देंगे। तो ये 1 से बड़ा होगा, 2 होगा, 4 होगा, जो भी होगा। तो 1 से बड़ा अगर करना है तो hi को क्या करना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, हमको बड़ा लेना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ तक एक बात क्लियर हो गया कि hi क्या होगा, ho से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी इसको अपनी भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्लियर हो गया। अगर इसमें अगर यहाँ पे पूछा जाए कि m का मान 1 से छोटा कब होगा, तो ये 1 से छोटा कब होगा, जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। कौन बड़ा होगा इसमें, ho बड़ा होगा और hi क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो m का मान 1 से छोटा होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। इस केस में बात कर लें। अच्छा, m का मान 1 कब आएगा, 1 तभी आएगा जब hi और ho दोनों बराबर होंगे, इससे ये कट जाएगा एक बार में। तो इसका मतलब ये कब होगा, 1 कब होगा, जब हमारा ho यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। यानी प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ बातें। अगर हम m निकाल लेते हैं, रेखीय आवर्धन निकाल लेते हैं, तो रेखीय आवर्धन निकालने के बाद हम जो इमेज है यानी जो प्रतिबिंब है उसके नेचर को बता सकते हैं, उसके गुण को बता सकते हैं, उसके प्रकृति को बता सकते हैं। कैसे, m को अगर m का मान हमारा अगर पॉजिटिव आ गया तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। अगर m का मान निगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक एवं उल्टा होगा। उसके बाद से अगर हमको पता करना है कि प्रतिबिंब हमारा बड़ा है कि छोटा है, कैसा है कि बराबर है वस्तु के, तो उसके लिए हम m के मान को देखेंगे कि m का मान 1 से बड़ा है तो कितना, तब क्या बात है, और m का मान 1 से छोटा है तो क्या है। तो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि m का मान कब बड़ा है कब छोटा है 1 से, और उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। ये भी अभी इसमें बहुत सारी और बातें हैं, पहले इतना नोट कर लें। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो ये तो ठीक है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है, ये भी तो कभी पूछ सकता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से कितना बड़ा होगा या वस्तु से कितना छोटा होगा। ये कैसे पता करेंगे हम, इसको कैसे बताएंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ देखें, अगर हम m का मान निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ m का मान हम निकाले, तो जैसे मान लो कि hi था हमारा 4 और ho था हमारा मान लो 2, ऐसे दिया था इमेज में, ऐसा मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया था। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, आंसर कितना आ गया 2। तो देखो m का मान कितना आया 2, मान लें अगर m का मान ऐसे 2 अगर आ रहा है, तो अब तो जब 2 आया है इसका मतलब वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। अब बात है कितना बड़ा है, तो अगर 2 आएगा तो प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा है। देख खुद ही देख सकते हैं कि प्रतिबिंब 4 है और वस्तु क्या है 2 है,
तो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है वस्तु से? 2 गुना। यानी अगर m का मान अगर हमको मिलता है तो जो प्रतिबिंब है उतना गुना बड़ा होता है किससे? वस्तु के। यानी m के मान को हम देख के बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है। m का मान अगर दिया है तो उससे ये बात क्लियर हो जाएगा कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। और भी कुछ बातें हैं इसमें। अब हम थोड़ा सा m को उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए बात करते हैं कि m का मान उत्तल दर्पण के लिए क्या हो सकता है और m का मान अवतल दर्पण के लिए क्या हो सकता है, दोनों मिरर्स के लिए क्या होते हैं, तो यहां बात करते हैं। अब यहां थोड़ा बात करते हैं कि m का मान पॉजिटिव नेगेटिव हमारा कनकेव मिरर के लिए या हमारा कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा। तो जैसे देखें, अगर कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर के लिए m के मान की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि कनकेव मिरर से जो इमेज है वो वास्तविक, उल्टा और आभासी और सीधा दोनों बनता है। तो कनकेव मिरर के लिए अगर हम m का मान बात करें, m का, तो जो m का मान है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और m का मान जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। और एक बात, इसमें जो m का मान है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, m का मान है वो 1 से छोटा भी हो सकता है और m का मान है वो 1 के बराबर भी हो सकता है। किस केस की हम लोग बात कर रहे हैं? कनकेव के लिए। ये m का मान इसके लिए ये भी हो सकता है। क्या ये सब बातें क्या लिखी गई? ये किसकी बात हो रही है? कनकेव के लिए। कनकेव के लिए क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कनकेव में जो इमेज बनता है, कनकेव की बात अगर हम इमेज की इसकी बात करें, इसके इमेज की, तो हम लोग जानते हैं कि इसका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, इसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनता है और इसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनता है। ये तीनों कंडीशन किसके लिए सही है? कनकेव के लिए। कनकेव में ये तीनों कंडीशन सही है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, कभी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनता है। इसमें हम लोग देखे हैं इसका जब इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे तो, और इसमें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनता है। किस किस केस में बनता है वहां पर आप एक बार जाके उसको एक बार रिवाइज करें, क्लियर हो जाएगा कब इमेज बड़ा, कब इमेज छोटा, कब इमेज वस्तु के बराबर बनता है। तो ये होता है। और हम जानते हैं पॉजिटिव है मतलब हमारा क्या है, हमारा आभासी और सीधा, तो इससे आभासी और सीधा भी इमेज बनता है और वास्तविक और उल्टा भी बनता है। तो कनकेव मिरर के लिए ये सब केस पॉसिबल है। अगर वही हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में जो m का मान है वो हमेशा क्या होता है? केवल और केवल पॉजिटिव ही होता है। m का मान कन्वेक्स मिरर के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं आता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को नहीं बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें कि m का जो मान होता है वो हमेशा, m का मान हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा ही होता है, ऑलवेज। ये भी है ऑलवेज और ये भी है ऑलवेज। इसके अलावा ऑलवेज में, हाँ ठीक है ऑलवेज लिख लें, ये भी है ऑलवेज, ये भी हमेशा। हमेशा m का मान भी पॉजिटिव होता है और m का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर से जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि वस्तु से छोटा होता है। और ये आया, इसका मतलब क्या है? इसको यहां से समझना चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा। किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में ये चीजें, इसको हमको याद रखना है अपने दिमाग में कि उत्तल दर्पण के लिए जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है, इसलिए m का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर m का मान अगर बात करें कि 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा तो m का मान हमेशा 1 से छोटा आता है। अभी हम बात किए जब m का मान 1 से छोटा होता है तो इमेज क्या होता है? हमारा छोटा बनता है। और हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। इस चीज को एकदम अपने दिमाग में बैठा लें, ये बातें हैं। इसमें अगर उस तरह की चीजें यार यहाँ लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कनकेव मिरर से यानी अवतल दर्पण से, अवतल ना, अवतल दर्पण, इतना तो जान ही गए होंगे आज तक। अवतल दर्पण के लिए इसमें जो इमेज बनता है
वह इमेज वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, इसलिए तीनों केस इसमें संभव है। और एम हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में हमारा जो इमेज बनता है वो आभासी सीधा भी बनता है, वास्तविक उल्टा भी बनता है, इसलिए ये दोनों केस इसमें क्या है, पॉसिबल है। अब हम लोग को इसमें जो एक टॉपिक बचा है वो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, यही एक टॉपिक इसमें बचा है। उसके बाद हमारा ये दर्पण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपवर्तन में आएंगे और वहाँ हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी लेंस पढ़ने से पहले एक क्लास हम लोग और लेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये रेखीय आवर्धन या दर्पण सूत्र से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को पहले उस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी करिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लें। और एक चीज़, उसी दिन हम लोग एक टॉपिक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इन तीनों दर्पण में जो इमेज का जो फॉर्मेशन है, इन तीनों में क्या समानता है या तीनों में क्या अंतर है, वहाँ पे हम लोग उस दिन बात करेंगे और उसका उपयोग भी उसी दिन बात करेंगे। और उससे संबंधित अभी तक मतलब हम लोग जितना पढ़े हैं, यानी कहने का मतलब कि दर्पण से रिलेटेड यानी मिरर से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और एक बार आप खुद से भी पहले उसको पढ़िए और उस दिन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार रिवीजन करके आइए और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन लगा पा रहे हैं आप। एक बार प्रैक्टिस जरूर करके आइए और हम लोग इसके बाद से जो क्लास होगा वो फुल्ली केवल क्वेश्चन बेस्ड होगा, उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, इसमें जो एक दो टॉपिक जो बच गया है उस टॉपिक की केवल बात करेंगे। तो ठीक है, इतना नोट करें और पढ़ाई करते रहें। और एक बात इम्पॉर्टेंट बात बार बार हम कह रहे हैं कि नोट्स जरूर बनाएं अपना, और जो भी इतना यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लिखते हैं आप उसको अपने नोट्स में अगर वही अपने खुद से अगर उसको लिखेंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वहाँ पर जो हमारा क्लास होगा वो पूरी तरीके से क्वेश्चन बेस्ड होगा, अभी तक आए हुए क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम वहाँ पे बात करेंगे। एक बार आप खुद से उसको पढ़ के आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है।